सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्ज़ाम होगा। जैसे किसी बच्चे का एग्ज़ाम 9 तारीख को है, किसी का 10 तारीख को, किसी का 11 को, किसी का 12 को और किसी का आगे आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई, आज की ये क्लास बड़ी ही शानदार होने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई कि इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट में अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट बता दो। एक बार फटाफट से अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट बता दो, उसके बाद में क्लास को शुरू करेंगे। एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 3 सेकंड तक गिरता है और g बराबर में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका अंतिम वेग बताओ कितना होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखो, आपसे बोला गया है कि ये कितनी देर तक गिरता है, 3 सेकंड तक गिरता है। यानी कि जो टाइम है इसकी वैल्यू कितनी है, 3 सेकंड जो है आपका टाइम है। तुम्हारे पास में जो g है इसकी वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, g की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका अंतिम वेग आपको निकालना है। तो आपने मेरे भाई गति का पहला समीकरण पढ़ा होगा। किसका मेरे भाई, गति का पहला समीकरण आपने पढ़ा होगा, और वो समीकरण आपका क्या बोलता है, v बराबर में u प्लस में gt, u प्लस में gt। अब मेरे भाई इसको ऊंचाई से गिराया गया है, यानी कि जो u है इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0। ठीक है, इसको ऊंचाई से गिराया गया है, यानी कि जो इसका प्रारंभिक वेग है वो तो हो जाएगा इसका 0। तो v बराबर में हो जाएगा, u को तो अब लिखने की जरूरत है नहीं, g गुणा में t कर दो। तो g की वैल्यू कितनी है, 10 है, और t की वैल्यू कितनी है, 3 है। दोनों को गुणा करेंगे तो 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको ऊंचाई से गिराया गया है, इसलिए इसका जो प्रारंभिक वेग है ना, जो इसका प्रारंभिक वेग है वो हो जाएगा 0, यानी u की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये अगर 0 है तो बचा क्या, gt। तो g की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू 3 है, दोनों को गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और मेरे भाई मन में एक ही बात होनी चाहिए कि अब की बार नौकरी हमको लेनी है। देखिए, साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। तो साबुन की जो मार्जन की क्रिया होती है उसमें मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। मिसेल क्या काम आता है, जल की कठोरता को कम करता है, जल में फैन उत्पन्न, फैन मतलब होता है झाग, ठीक है, जल के पृष्ठ तनाव में वृद्धि करता है, कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। बताओ मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। तो जो मिसेल होता है उसकी मुख्य भूमिका है कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और मेरे भाई उसको हटाना। ठीक है मेरे भाई, कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और उसको हटाना। मेरे भाई यहां पर एक लाइन बोली गई है, जल की कठोरता। तो जल में जो कठोरता होती है वो कितने तरीके की होती है। तो अगर मैं बोलूं कि जल में जो कठोरता है वो 2 तरीके की होती है। एक तो होता है जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता, और एक होती है जल की स्थायी कठोरता। तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है, तो ये होती है मेरे भाई आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। ठीक है मेरे भाई, अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि बताओ जल की जो अस्थायी कठोरता है वो किसके कारण होती है, तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। और अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई जल की जो स्थायी कठोरता है वो किस कारण होती है, तो ये होती है मेरे भाई आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण होती है। किसके कारण मेरे भाई, क्लोराइड के कारण। ठीक है, तो अस्थायी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण, और स्थायी कठोरता होती है कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का इन चारों सब्जेक्ट्स का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको पूरी तो करंट अफेयर मिलेगी, जीके मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथ मिलेगी। चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपये में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपये में आपको दिया जाएगा। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है भाई, बेहतरीन लेवल का पीडीएफ है। अगर पीडीएफ को पढ़ लिया तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि भाई पीडीएफ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और पीडीएफ उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जिनको चाहिए नंबर तुम्हारे सामने है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल देखो। लेंस की शक्ति को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो लेंस की शक्ति है इसको खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी फोकस दूरी के वर्ग के, मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के, इसकी फोकस दूरी और अपवर्तनांक के गुणनफल के और छवि दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के। तो बताओ मेरे भाई सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई लेंस की जो शक्ति होती है, जो लेंस का पावर होता है वो किसके बराबर होता है? 1 में एफ के बराबर होता है। 1 में एफ, यानी कि 1 में एफ का मतलब है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम। ठीक है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मैं तुमसे पूछूं कि जो लेंस की शक्ति है इसका मात्रक क्या है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, तो आप बोलेंगे मेरे भाई डायोप्टर। ठीक है मेरे भाई, डायोप्टर जो है इसका मात्रक है, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे भाई, डायोप्टर। ठीक है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? आपका डायोप्टर है। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे बताएंगे। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आप लोगों का सही है। किया गया कार्य केवल धनात्मक ही हो सकता है, किया गया कार्य केवल ऋणात्मक ही हो सकता है, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, किया गया कार्य बल या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। अब भाई देखो, जब भी साइंस की हम बात करते हैं तो ये कार्य हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हमको बहुत ही डीपली जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई इनमें जो है बच्चा अटक जाता है, इसमें जो बच्चा है वो फंस जाता है। अब आपसे बोला गया है मेरे भाई कि कौन सा कथन सही है। तो मेरे भाई यहां पर एक बात सही है कि जो किया गया कार्य है ना वो बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक आपका हो सकता है। क्लियर मेरे भाई, जो किया गया कार्य है वो बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक आपका हो सकता है। क्लियर, तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्लियर मेरे भाई, अब आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देख लीजिए मेरे भाई, या फिर आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जो W है ना, W वो आपका होता है F गुणा D, साथ में होता है मेरे भाई इसके मल्टीप्लाई में कोस थीटा होता है। ठीक है मेरे भाई, W यानी जो वर्क है वो किसके बराबर होता है? F यानी कि फोर्स यानी कि बल, D गुणा में मतलब विस्थापन, तो बल गुणा में विस्थापन, साथ में होता है आपका कोस थीटा। ठीक है मेरे भाई, साथ में आपका कोस होता है थीटा। अब कोस थीटा मेरे भाई, कोस थीटा की वैल्यू आपकी माइनस भी हो सकती है और आपकी प्लस भी हो सकती है। क्लियर मेरे भाई, आइए। ठीक है, थीटा जब 90 से कम होता है, यानी कि आपने पढ़ा होगा ना मैथ में कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो 90 या 90 से कम होगा तब तो काम क्या होगा मेरे भाई? आपका धनात्मक होगा। और जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाएगी तो काम कैसा हो जाएगा? आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 या 90 से कम है तब तक तो काम धनात्मक होगा, 90 से ज्यादा हो जाएगी तो काम आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता? सभी बच्चे बताएंगे कि किसका जो उपयोग है वो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन है विलयन का द्रव्यमान माइनस में आयतन प्रतिशत। फिर बोला किसी विलयन का द्रव्यमान
प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत है। विलयन का आयतन माइनस द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का आयतन माइनस का आयतन प्रतिशत। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा विलयन का आयतन माइनस का द्रव्यमान प्रतिशत। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? अस्थमा की बीमारी आपने भी सुनी होगी, हो सकता है कि आपके परिवार में से किसी को अस्थमा की बीमारी हो, परिवार में से ना होगी तो वो आपको हो सकता है कि आपके मोहल्ले में किसी की हो, लेकिन मेरे भाई अस्थमा की बीमारी आजकल फेमस है, लगभग चल ही रही है। तो आपसे पूछा है जो अस्थमा की बीमारी है वो मेरे भाई किसको प्रभावित करती है? तो मेरे भाई आप बात करेंगे ब्रोंकी और ब्रोंकीओल्स को प्रभावित करती है, ठीक है मेरे भाई, ब्रोंकी और ब्रोंकीओल्स को प्रभावित करती है। राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? सभी बच्चे बताएंगे कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है। सोडियम है, पोटेशियम है, सोना है, या फिर मेरे भाई आपका लोहा है? फटाफट से बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर आपका डी होगा। क्लियर मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। यानी सक्रियता श्रेणी के मध्य में इसको निष्कर्षित किया जाता है। मध्य की अगर मैं बात करता हूं तो ना तो इसमें जो है इसकी जो सक्रियता है वो ज्यादा होती है और ना ही इसकी सक्रियता क्या होती है? कम होती है, लगभग बीच में इसकी सक्रियता होती है। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि सोडियम पोटेशियम है, जैसे कि मैं तुमसे बोलता हूं किसके बारे में? इस सोडियम पोटेशियम के बारे में बोलूंगा तो सर सोडियम पोटेशियम की जो सक्रियता है वो तो बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपने सुना होगा कि सोडियम को अगर मैं खुला छोड़ दूं तो ये आग पकड़ लेता है, ठीक है, सोडियम को अगर खुला छोड़ दें तो ये तो आग पकड़ लेता है, मतलब इनकी सक्रियता बहुत ज्यादा है। फिर जैसे मैं बात करूं सोने की, तो सोने की जो सक्रियता है वो मेरे भाई बहुत कम है, धीरे धीरे मेरे भाई ये जो है क्या करता है? अभिक्रिया करता है, यानी सोने की सक्रियता मेरे भाई क्या है? बहुत ही कम है। अब जो लोहा है ना, जैसे कि लोहा हो गया, जैसे कि जस्ता हो गया, इनकी जो सक्रियता है वो ना तो बहुत फास्ट है और ना ही बहुत स्लो है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? डी होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी, ठीक है मेरे भाई, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्सर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा खाली स्थान के कारण होता है। तो बताएंगे मेरे भाई कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, आपसे क्या बोला है कि जब मुद्रित सामग्री पर मान लो कोई भी चीज प्रिंट हुई है, ठीक है भाई, कोई भी चीज प्रिंट है, उस पर जब मैं मोटी कांच की पट्टी रख दूंगा तो जो अक्सर है ना उसके वो उभरे हुए दिखाई देंगे। तो आप बोलेंगे सर ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा तो मेरे भाई अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है मेरे भाई, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आइए अगले, देखो एक तो अपवर्तन होता है, एक जैसे मैं अगर बोलूं प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकीर्णन में मेरे भाई जो है प्रकाश ऐसे बिखर जाता है। ठीक है भाई, जैसे यहां पर एक प्रकाश आया और अगर मैं बोलूं कि इसका प्रकीर्णन कर दूं तो ये जो प्रकाश है वो काफी सारे रंगों में ऐसे विभाजित हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो प्रकाश का फैलना, प्रकाश का बिखरना, के बिखरना क्या है मेरे भाई? तो सर प्रकाश का बिखरना ही मेरे भाई आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है। और जब उभरे हुए हमको दिखाई देंगे तो इसमें मेरे भाई आपका क्या आता है? सर इसमें हमारा अपवर्तन की घटना होती है। जब जल और पोषक तत्व, ठीक है, जब जल और पोषक तत्व उपल होते हैं, ठीक है मेरे भाई, उपल होते हैं, तो मेरे भाई ये तुम्हारा गलत है। ठीक है, उपल नहीं उपलब्ध होते हैं। ठीक है भाई, इसको कर लेना आप, उपलब्ध होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? जब आपके मेरे भाई जल और पोषक तत्व उपस्थित होते हैं तो शैवाल किस प्रक्रिया के द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो खंडीभवन प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? तेजी से वृद्धि करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब जैसे मुकुलन है तो मुकुलन तो किसमें होता है? मुकुलन होता है मेरे भाई आपके हाइड्रा में। ठीक है मेरे भाई, मुकुलन तो किसमें होगा? आपके हाइड्रा में होगा। और शैवाल में क्या होता है? शैवाल में आपका खंडीभवन होता है। ठीक है मेरे भाई, शैवाल में आपका खंडीभवन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई, ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, विज्ञान की किस भाषा में शैवाल का अध्ययन किया जाता है? बताओ भाई फटाफट से, कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे? शैवाल का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो अगर मैं बात करता हूं शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं?
फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? फाइकोलॉजी कहते हैं। मैं बात करता हूं कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन आपके माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। और मेरे भाई ठीक है भाई, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है? क्या होगा जब मैं जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दूंगा? तो बताइए, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाएगा, विलयन का तापमान गिर जाता है, अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है, फटाफट से बता दीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो जब जिंक की छड़ को, जो जिंक है इसकी छड़ को जलीय विलयन में रखेंगे तो मेरे भाई किसका निर्माण होगा? कॉपर सल्फेट का नीला विलयन जो है फीका पड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तो जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है ना, वो आपका क्या हो जाता है? वो फीका पड़ जाता है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, कॉपर सल्फेट को हम CuSO4 भी बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, कॉपर सल्फेट यानी कि जो आपका, मैं आपसे पूछूं कि बताओ नीला थोता क्या होता है? नीला थोता, तो नीला थोता होता है आपका क्या? कॉपर सल्फेट होता है। और कॉपर सल्फेट को हम CuSO4 भी बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो CuSO4 जब जिंक के साथ में अभिक्रिया करेगा तो ZnSO4 बना देगा। ठीक है मेरे भाई, क्या बना देगा? वो आपका ZnSO4 बना देगा। तो इसलिए मेरे भाई इसका जो रंग है वो आपका क्या हो जाएगा? वो फीका पड़ जाता है। ठीक है, नीला रंग क्या होता है आपका? फीका पड़ जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, और दूसरा है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। कौन सा कथन इनमें से सही है? पहली लाइन बोली कि क्या विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है क्या? आप बोलेंगे सर ये बात तो बिल्कुल सही है भाई कि विभवांतर जो है इसको तो वोल्ट में ही मापा जाएगा, इसका मतलब ये बात तो तुम्हारा सही है। फिर तुमसे बोला 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है क्या? तो मेरे भाई आप बोलेंगे सर 1 वोल्ट जो है 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर नहीं होता, ये बात तुम्हारी गलत है। तो केवल एक तुम्हारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो 1 वोल्ट जो है किसके बराबर होता है? तो आप बात करेंगे सर जो वोल्ट है वो मेरे भाई आपके, ठीक है, ये न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर बोला कि जो वोल्ट है 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है क्या? मेरे भाई ये आपका गलत है। क्लियर है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? कॉमन कार्य को, मिल्च को, या फिर आपके लेयर को, या फिर आपके बॉयलर को। ठीक है, ये कोमल कार्य नहीं है, कोमल कार्प है। ठीक है मेरे भाई, कोमल कार्प। तो कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? तो आप बात करेंगे सर वो अंडे, ठीक है, पोल्ट्री पक्षी आपके लेयर। लेयर क्या होती है मेरे भाई? एक तरीके की मुर्गी ही होती है। ठीक है मेरे भाई, लेयर क्या होती है? एक तरीके की मुर्गी होती है, जिनको मेरे भाई हम किस लिए पालते हैं? तो आप बात करेंगे सर अंडों के लिए पालते हैं। भाई मुर्गियों से ही तो अंडे मिलते हैं। ठीक है, मुर्गियों से ही तो अंडे मिलते हैं। तो मेरे भाई जो लेयर होता है वो एक तरीके की मुर्गी होती है, जिनको हम किस लिए पालते हैं मेरे भाई? अंडों के लिए पालते हैं। देखो 3 चीजें हैं तुम्हारे सामने, एक तो मिल्च है, एक तो मेरे भाई मिल्च। तो मिल्च बोले तो इसको मिल्क, मिल्च। ठीक है मेरे भाई, मिल्च मतलब मिल्क। तो मिल्क यानी कि जो दुधारू पशु होते हैं ना, दुधारू पशु। ठीक है भाई, दुधारू पशु। अगर ये आपसे ये पूछ ले कि भाई बताओ दूध देने के लिए कौन से पशुओं को पाला जाता है, तो दूध के लिए कौन से पशु पालते हैं? तो सर मिल्च को पालते हैं। मैं तुमसे बात करूं, ये जो ब्रॉयलर है, जो ये आपका ब्रॉयलर है, ये मांस उत्पादन के लिए है। ठीक है भाई, मांस के लिए है। और मैं अगर तुमसे बात करूं जो लेयर है, ये आपके अंडे के लिए है। ठीक है, जो लेयर है वो अंडे के लिए है। क्लियर मेरे भाई? तो अगर वो आपसे पूछे कि बताओ दूध के लिए कौन से पशुओं को पाला जाता है, तो दूध के लिए पाला जाता है किसको मेरे भाई? मिल्च पशुओं को। वो आपसे पूछे कि बताओ मांस के लिए कौन से पशुओं को पाला जाता है, तो आप बात करेंगे ब्रॉयलर को। वो आपसे पूछे कि अंडे के लिए कौन से हैं, तो अंडे के लिए है मेरे भाई आपका लेयर। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कोशिका विभाजन की
किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? द्विखंडन की विधि द्वारा, असूत्री विभाजन के द्वारा, सूत्री विभाजन के द्वारा, या फिर मेरे भाई आपके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया गया अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर आपका डी, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का यह सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। यह तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? फटाफट से बता दो सवाल का आंसर क्या होगा। 0.2 सेकंड लगेंगी, या आपके 0.50 सेकंड लगेंगी, 0.55 लगेंगी, 0.02 लगेंगी। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलें जो समय है वो किसके बराबर होता है? 1 में फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो 1 में फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे भाई? आपकी 50 है। तो जब 1 में 50 का भाग देते हैं तो 0.02 आंसर आपका आता है। क्लियर मेरे भाई? 0.02 आंसर आता है, यही तुम्हारा राइट है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए जरूरी है? तो प्रजातियों में अगर विविधता तुमको लानी है तो लैंगिक जनन आपको करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, लैंगिक जनन आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वह प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता, वह प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है जिसमें मेरे भाई ऑक्सीजन परमाणु आपका विषम परमाणु नहीं होता? हेलो एल्केन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कीटोन है, या फिर मेरे भाई आपका ठीक है हेलो एल्कोहल है, सॉरी एल्कोहल है। तो मेरे भाई मन में एक ही बात, जैसा कि मैंने बोला कि आपके मन में एक ही बात होनी चाहिए कि अब की बार नौकरी लेनी है। कुछ क्वेश्चन आपको कठिन भी लगेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको सरल भी लगेंगे। तो मेरे भाई आपसे पूछा कि जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होते हैं, तो आप बोलेंगे विषम परमाणु किसमें नहीं होते? सर हेलो एल्कोहल में नहीं, सॉरी हेलो एल्केन में नहीं होते। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आपसे बोला है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, कोई किसी बच्चे को याद है क्या मेरे भाई स्थिर अनुपात का नियम आपका क्या बोलता है? किसी यौगिक में तत्व सदैव यादृच्छिक अनुपात में पाए जाते हैं। किसी अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं को लघु कणों में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है न ही विनाश हो सकता है। किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। सभी बच्चे बताएंगे स्थिर अनुपात का नियम आपका क्या होता है। क्लियर मेरे भाई? तो आप बोलेंगे कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है मेरे भाई, स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है? ठीक है मेरे भाई, स्थिर अनुपात का नियम यह होता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक हो, कोई सा भी रासायनिक यौगिक हो, चाहे उसको कोई सी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, ठीक है भाई, चाहे उसको कोई सी भी विधि से प्राप्त किया गया हो या किसी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, ठीक है मेरे भाई, कोई भी रासायनिक यौगिक है, चाहे उसको कोई सी विधि से प्राप्त किया गया हो या किसी स्रोत से उसको प्राप्त किया गया हो, तो मेरे भाई उसमें जो है तत्वों में जो है द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, उसमें जो तत्व हैं वो हमेशा द्रव्यमान के अनुसार समान अनुपात में होते हैं। तो इसमें भी यही बोला है कि रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव समान द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चाहे कोई सा भी यौगिक हो, चाहे उसको कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, लेकिन समान तत्व जो है समान सदैव द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो वृत्तीय गति का एक उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है? तो आप बोलेंगे अपने मार्ग पर त्वरित होती हुई एक कार, नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, अपनी पटरी पर गतिमान एक ट्रेन। तो आपसे बोला गया है कि कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? तो मेरे भाई एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण क्या है? तो आप बोलेंगे नियत चाल से घूर्णन करती हुई पंखे की ब्लेड। तो मेरे भाई ये एक समान वृत्तीय गति में ही तो है मेरे भाई, पंखा जैसे घूम रहा है वैसे ही तो घूमता रहता है मेरे भाई। तो एक समान वृत्ति नहीं, एक ही पथ को फॉलो करता है। ऐसा थोड़ी है मेरे भाई कि अभी तो पंखा थोड़ी देर पहले तो मेरे भाई ऐसे घूम रहा था, अब मेरे भाई पंखा ऐसे घूमने लग गया, ऐसा थोड़ी होता है। एक ही पथ को फॉलो करता है। अब जैसे घड़ी की सुई है,
घड़ी की सुई है वो हमेशा घड़ी के अंदर ही तो रहती है भाई। ऐसा थोड़ी है कि घड़ी की सुई पहले ऐसे गई, फिर ऐसे कम आ गई, फिर ऐसे ऐसे घूमने लग गई। घड़ी की सुई भी मेरे भाई ऐसे ही घूमती रहती है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो। मैं जैसे बात करूं पंखे की पंखुड़ियां, पंखे की पंखुड़ियां भी एक ही समान, मतलब एक ही रास्ते में घूमती रहती है। मैं जैसे बात करूं कि जो गिरह हैं, जो कि जो है मेरे भाई गिरह हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, तो वो भी तो अपने ही पथ को फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपने ही पथ को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि बृहस्पति की जगह पे जाकर शुक्र ग्रह घूमने लग गया, ऐसा थोड़ी है। अपने ही पथ को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने ही रास्ते में घूमते हैं, किसी दूसरे को परेशान नहीं करते। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अपने ही रास्ते में घूमते रहना, किसी को परेशान नहीं करना। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो बताइए मेरे भाई इनमें से कौन सा है जो मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण करता है? अब ये तो सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण मेरे भाई किस में होता है? हरित लवक में होता है, हरित उत्तक में होता है। जाइलम मेरे भाई क्या करता है? जल का परिवहन करता है। किसका मेरे भाई? जल का परिवहन करता है जाइलम। अगले सवाल को देखिए, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 है, यदि इसे 220 वोल्टेज की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति बता दो मेरे भाई आपकी कितनी है? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है भाई, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 है, यानी रेजिस्टेंस जो है, जो आर है उसकी वैल्यू कितनी है? 44, और जो वी है उसकी वैल्यू कितनी है? 220 है। तो मेरे भाई बताइए कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति आपकी कितनी होती है? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे आंसर करेंगे। तो आप बताएं सर, P बराबर में होता है V² अपॉन में R। तो मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं 220, ठीक है भाई, V की वैल्यू 220 है तो 220 का स्क्वायर है, तो 220 गुणा 220, और R की वैल्यू कितनी है? 44। तो मेरे भाई 22 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 22 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 22 दूना 44, 2 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, यानी 110। 110 को 10 से गुणा करेंगे तो 1100 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने भी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्या होता है जब नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? क्या होता है जब नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? तो यह धातु की प्लेट पर बिना किसी निक्षेप के पीली ज्वाला के साथ जलती है। यह धातु की प्लेट पर काले कज्जली निक्षेप के साथ नीली ज्वाला के साथ जलती है। यह नीली ज्वाला के साथ जलता है। यह धातु की प्लेट पर काले कज्जली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जमता है। तो बताइए मेरे जलता है, ठीक है। तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है, फटाफट से बता दो मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई सबसे पहले तो नेफ्थलीन की, ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं नेफ्थलीन की बात करता हूं, तो नेफ्थलीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है C10H8 होता है। ठीक है मेरे भाई, C10H8 होता है। अब अगर मैं इसको जलाऊंगा, जब मैं इसको जलाऊंगा तो आपको पता है कि इसमें कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कार्बन कितने हैं मेरे भाई? कार्बन 10 हैं। तो भाई जब मैं इसको जलाऊंगा तो इसमें कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा है। अब कार्बन की संख्या अगर बहुत ज्यादा है तो मेरे भाई इसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इतनी ऑक्सीजन होती नहीं है। तो मेरे भाई इसमें क्या होता है? अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है मेरे भाई? अपूर्ण दहन होता है, यानी कि ये पूरी तरह से नहीं जलता है। ठीक है, यानी ये मान के चल लो कि जब नेफ्थलीन को जलाया जाता है तो ये पूरी तरीके से नहीं जलता, अपूर्ण दहन होता है। अब अपूर्ण दहन होता है तो आप सभी को पता है कि अपूर्ण दहन में हमेशा पीली ज्वाला निकलती है। ठीक है भाई, जब भी कोई चीज पूरी तरीके से जलती है तो उसमें नीली ज्वाला जलती है। कौन सी मेरे भाई? नीले रंग की जलती है। और जब भी कोई चीज पूरी तरीके से नहीं जलती उसमें पीली ज्वाला होती है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर पे गैस सिलेंडर है। अब जो गैस सिलेंडर है, तो जब आप रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, जब भी गैस जलाते हो तो वो गैस जो है नीले रंग का जलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें आपका पूर्ण दहन होता है। जो गैस है वो पूरी जलती है, यानी पूर्ण दहन होता है। और जब भी कोई चीज पूरी नहीं जलती, अपूर्ण दहन होता है, उसमें पीले रंग की ज्वाला निकलती है। अब मेरे भाई अपूर्ण दहन हुआ है, पूरा कार्बन जला ही नहीं। तो जब पूरा कार्बन जलता नहीं है तो कुछ कार्बन नीचे जम जाता है, कुछ कार्बन नीचे जम जाता है। तो मेरे भाई उससे क्या बनती है? काजल बनती है, काजल। ठीक है, आंखों में लगाते हैं ना काजल। ठीक है भाई, देखिए तो धातु की प्लेट पर काले कज्जली, कज्जली मतलब होता है काजल, तो काले काजल के निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। तो पीला क्यों जलेगा? क्योंकि अपूर्ण दहन होगा। और मेरे वजह अपूर्ण दहन हो, पूरा नहीं जलेगा तो फिर कुछ ना कुछ तो बचेगा, और बचता क्या है? काला कज्जल बचता है। ठीक है, काली काजल बचती है। अगला सवाल है, प्रजनन के दौरान डीएनए प्राकृतिक बनना क्यों महत्वपूर्ण है? तो मेरे भाई प्रजनन के दौरान जो डीएनए प्राकृतिक बनना क्यों महत्वपूर्ण है? श्वसन के लिए जरूरी है मेरे भाई, या फिर पाचन के लिए, रुधिर परिसंचरण के लिए, लक्षणों को वंशागति के लिए। तो डीएनए का काम ही क्या है?
ठीक है, लक्षणों को वंशागित करना, यानी जो तुम्हारे पापा में है वो तुम में आएंगे, तुम्हारे हैं वो तुम्हारे बच्चों में जाएंगे, ठीक है, तो लक्षणों को वंशागित करना है। आइए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप करता है? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मछली संवर्धन, ठीक है मेरे भाई, तो मछली संवर्धन का मतलब क्या है? मछलियों का पालन है, ठीक है, मछली संवर्धन का मतलब क्या है? मछलियों का पालन है। अगला है तुम्हारे सामने, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान किसके कारण होता है? तो आप बोलेंगे सर क्लोरीन का जो आंशिक परमाणु द्रव्यमान है समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण मेरे भाई? समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों सब्जेक्ट्स का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपये में आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्ट्स का पीडीएफ ले सकते हो। अब मिलेंगे मेरे भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय